तो आज हम केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है, चैप्टर के नाम में 3 कीवर्ड्स है। क्या क्या कीवर्ड्स है? एसिड, उसके बाद है बेसिस और फिर है सॉल्ट। तो एक एक करके हम इनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड किसको कहते हैं, एसिड की क्या प्रॉपर्टी है, कैसे रिएक्ट करेगा, बेस किसको कहेंगे, उसकी प्रॉपर्टी, सॉल्ट कैसे बनता है। तो बेसिकली हम इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ डिफरेंस के लिए, एसिड और बेस के बीच। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं एसिड क्या है और फिर हम देखेंगे बेस क्या है। एसिड वो कंपाउंड है जो कि डिसोसिएट होके फ्री H+ रिलीज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड है जो कि डिसोसिएट होगा और वो H+ रिलीज करेगा तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा। और वो क्या कर सकता है? वो OH- एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर कोई कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहा है किसी रिएक्शन के बाद तो वो भी एसिड की कैटेगरी में आएगा। और वो क्या कर सकता है? वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर एक्सेप्ट, लोन पेयर के डिटेल में तो कैसे वो एसिड बना वो तो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, पर मैं बेसिक बता देता हूँ कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका कोई कंपाउंड है, मैं आपको बता रहा था कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है एसिड। तो ये अभी आपके लिए समझना थोड़ा सा है डिफिकल्ट हो सकता है, पर मैं ट्राई करता हूँ इसको बेसिकली समझाने का। होता क्या है लोन पेयर अगर एक्सेप्ट करता है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का। सपोज हमने ये रिएक्शन लिया, HBr plus NH3 will give you Br minus plus NH4 plus। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से HBr एसिड कैसे बना। HBr एसिड कैसे बना? क्योंकि उसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया। तो होता क्या है कि अगर हम NH3 का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और जो उसने कंपाउंड बनाया है यहाँ पे वो है NH3। तो 5 में से 3 जो इलेक्ट्रॉन थे वो तीनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो गए, पर एक उसके पास पेयर मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। उसको कहते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास रह गया, पर अब उसको बॉन्डिंग करना है जब HBr के साथ, तो वो क्या कर सकता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा वो H पे, और H जो है वो Br को छोड़ देगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि NH4+ बन जाएगा और Br माइनस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि NH4+ क्यों बना? उसने अपना एक जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था उसने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, उसने अपना लोन पेयर दे दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे। इसलिए अमोनियम जब बनता है तो NH4+। और जब हाइड्रोजन से इसकी बॉन्डिंग टूट गई थी HBr में, तो Br जब फ्री अलग हो गया तो वो नेगेटिव आयन बन गया। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिया था, लोन पेयर एक्सेप्ट करके कैसे कोई मॉलिक्यूल एसिड के कैटेगरी में आ सकता है। और बाकी ये दोनों तो इजी है, इसके लिए जैसे देखते हैं, जैसे मैंने कहा H रिलीज, तो ये तो बहुत इजी है। जैसे कि आपने मान लो HF+H2O किया, आपने HF को H2O में डाला। अब आपको देखना है कि HF एसिड है कि नहीं है, तो जो रिएक्शन होगा वो ये होगा। HF- plus H3O+। ठीक है, आपने HF को वाटर में डाला। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसिड्स अगर होंगे तो वो इनमें से कुछ भी कर सकता है।
तो इसके लिए एग्जांपल लिया था कि H रिलीज कर सकता है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि HF है, हमें पता नहीं अभी कि एसिड है कि नहीं है, हमने इसको वाटर में डाला, ठीक है। वाटर में डालकर प्रोडक्ट क्या क्या बने, वाटर में डालकर प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं F माइनस मतलब फ्लोराइड आयन और प्लस H3O प्लस। अब इस H3O प्लस पे फोकस करिए, इस H3O प्लस को लेते हैं। ये H3O प्लस कैसे बना होगा? अगर सिंपल स्ट्रक्चर आपसे पूछे वाटर का कैसा है, वाटर का सिंपल स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है। यह है वाटर का स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर होंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर एक फ्री H प्लस आके ऐड हो जाए तो आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा H3O प्लस का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं से ये जो फ्री H प्लस की बात हम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं से आया होगा जब हमने HF और H2O का रिएक्शन कराया। और ये फ्री HF आया कहाँ से? ये वाला H गया है फ्री HF के फॉर्म में। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि H प्लस रिलीज किया है, इसलिए हम उसको एसिड कह सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि OH एक्सेप्ट करके कैसे एसिड कहला सकता है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, OH एक्सेप्ट करके कैसे एसिड बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल ले लें, H2SO4 प्लस CaOH2 गिविंग CaSO4 प्लस 2H2, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। तो हम देखने जा रहे हैं कि OH माइनस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्सेप्ट करके कैसे एसिड बन सकता है। तो हमने ये रिएक्शन कराया, यहाँ पे एक कंपाउंड है H2SO4, एक कंपाउंड है CaOH ट्वाइस। अभी हमें पता नहीं है सपोज कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, पर हमने रिएक्शन देखा कि हो क्या रहा है। तो रिएक्शन में हुआ कुछ ऐसा है कि जो आपका SO4 ग्रुप था, ये वाला ग्रुप, ये तो Ca के साथ अटैच हो गया और CSO4 बन गया, ठीक है। तो बचा क्या होगा? हाइड्रोजन बचे होंगे। और हाइड्रोजन ने एक्चुअली किया क्या है कि OH ग्रुप को एक्सेप्ट किया है, OH ग्रुप को एक्सेप्ट किया है, तभी जाके यहाँ पे H2O बना है। अगर हाइड्रोजन बचा होगा और उसमें OH ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? H2O बनेगा। तो इसने मतलब क्या किया है? OH ग्रुप को एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से जो आपका H2SO4 था, इसको हम कह सकते हैं कि एसिड है। तो इस तरीके से एसिड की प्रॉपर्टीज है, इन 3 तरीके से वो किसी भी तरीके से अपना एसिडिटी दिखा सकते हैं, जिस वजह से वो एसिड के कैटेगरी में आ सकते हैं। और इसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो वो बेस हो जाएँगे, ठीक है? तो इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे H प्लस अगर रिलीज़ हुआ था, तो बेस क्या करेंगे? बेस H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। ये एक बहुत ही जनरल आइडिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि एसिड कौन से कंपाउंड एसिड की कैटेगरी में आ सकते हैं, कौन से बेस के कैटेगरी में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर OH एक्सेप्ट किया था तो यहाँ पे ऑपोजिट करना है, बस OH डोनेट करेंगे। यहाँ पे अगर लोन पेयर एक्सेप्ट किया था तो यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये आपको कभी भी इस तरीके से पूछा नहीं जाएगा, पर आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ वो दिखा सकते हैं रिएक्शन में, ताकि आप रिएक्शन को देख के बता पाओ कि एसिड है या बेस है, ठीक है? तो एसिड बेस का ये जनरल आइडिया था और बाकी आपको ये पता ही होगा, सॉर टेस्ट होता है एसिड का, बेस का बिटर टेस्ट होता है, ठीक है? फिर इसके बाद एक जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, वो है इंडिकेटर टेस्ट, ठीक है? इंडिकेटर टेस्ट। तो आपके पास 4 तरह के इंडिकेटर हैं। सबसे पहले है आपके पास रेड लिटमस, फिर है ब्लू लिटमस, फिर है फेनोल्फथालीन और फिर है मिथाइल ऑरेंज। तो हम क्या करेंगे, हम एक-एक इंडिकेटर्स होते क्या? इंडिकेटर्स ऐसे कंपाउंड है, जो बता सकते हैं कि आपने जो करते हैं, वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ट्रांज़िशन है कि पहले इस कलर का था, अगर वो इस कलर का बन गया मतलब कि ये आपने डाला था, या तो एसिड डाला था या बेस डाला था। तो एसिड बेस इंडिकेटर इसको हम कहते हैं। तो ये टेबल को हम फिल करते हैं, काफ़ी काम आएगी ये टेबल, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। तो हम टेबल को फिल करते हैं, हम 2 सैंपल लेंगे एसिड और बेस, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन में हमने एसिड डाला तो क्या होगा? रेड लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड डालेंगे तो नो चेंज, नो रिएक्शन।
कोई चेंज नहीं होगा। रेड लिटमस सॉल्यूशन पहले से ही रेड कलर का था, अगर आप उसमें एसिड डालोगे तब भी वो रेड कलर का ही रहेगा। फिर अगर हम देखते हैं कि हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डाला तो क्या होगा। अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में एसिड डालते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन है वो रेड हो जाएगा, ब्लू से वो रेड हो जाएगा। एक काम करते हैं, बेस को हम ब्लू से लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में विजुअल तरीके से कॉन्सेप्ट बन जाए। ठीक है, इससे आपको इस कलर से लिखने का ये फायदा। ठीक है, रेड आ गया एक बार। तो रेड आने का मतलब क्या है, आगे क्या सोचना है आपको। रेड आ गया, एसिड सोचते दिमाग में। अब सोचना यह है कि रेड आ गया, पहले से अगर रेड है सब, आप बिल्कुल ऐसे सोच लो कि एसिड रेड कलर का है सपोज, मतलब ऐसा एक्चुअली में है नहीं कुछ, ये तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको। सपोज ऐसे समझ लो एसिड रेड कलर का है। अब है रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे, आप खुद सोचो कि अगर पहले से कोई सॉल्यूशन रेड है उसमें आप डालोगे रेड, तो क्या कुछ फर्क आएगा, कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ब्लू सॉल्यूशन में आप रेड डाल दो तो हाँ ठीक है, चेंज आ जाएगा, रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेसिकली लिटमस टेस्ट ये दोनों होते हैं, ये और ये अलग टेस्ट है, इसको कहते हैं लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, ठीक है। तो हमने ये दो रिएक्शन देख लिया, अब हम आते हैं फिनोप्थिलीन पे। फिनोप्थिलीन को अगर हम एसिड में डालते हैं, फिनोप्थिलीन सॉरी फिनोप्थिलीन को एसिड में नहीं, एसिड को फिनोप्थिलीन में हम डाल रहे हैं। तो एसिड को अगर हम फिनोप्थिलीन में डालते हैं तो कलरलेस ही रहता है वो, रेड से लिख रहे थे एसिड के बारे में, कलरलेस। फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन जो है वो एक्चुअली पहले भी कलरलेस रहेगा, और अगर हम एसिड डालते हैं तब भी वो कलरलेस ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम मिथाइल ऑरेंज में एसिड डालते हैं तो अगेन मिथाइल ऑरेंज रेड कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पहले से ऑरेंज कलर का रहेगा, नाम में ही है, तो वो रेड कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने देखा क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसिड हम डालते हैं सबसे पहले रेड लिटमस सॉल्यूशन में। मैंने आपको कहा था कि ऐसे समझ लो एसिड रेड कलर का है, रेड को रेड में डालेंगे नो चेंज, रेड लिटमस सॉल्यूशन में एसिड को डालने से कोई चेंज नहीं आएगा। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे जाता है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में अगर हम एसिड डालते हैं तो जो सॉल्यूशन है दैट विल टर्न टू ब्लू, दैट विल टर्न टू रेड फ्रॉम ब्लू, मतलब कि वो रेड हो जाएगा। पहले सॉल्यूशन ब्लू था, ब्लू लिटमस था, वो रेड हो जाएगा एसिड डाला तो। फिनोप्थिलीन पहले भी कलरलेस था, उसमें हम एसिड डालेंगे तो अभी भी वो कलरलेस रहेगा, कोई वो रिएक्शन कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर का बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं बेस पे। अब है बेस में इसका उल्टा सीधा, अगर आपको एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैंने बेस ब्लू से लिखा है और सबसे पहले हम डाल रहे हैं उसको रेड लिटमस में, रेड लिटमस में। ठीक है, तो रेड लिटमस में हम डाल रहे हैं ब्लू कलर का कोई चीज़, तो ब्लू वो बनेगा, चेंज तो होगा ही। तो क्या चेंज होगा, पहले वो रेड था लेकिन अब वो जो सोल्यूशन है वो ब्लू बन जाएगा, मतलब रेड लिटमस सॉल्यूशन विल टर्न टू ब्लू कलर। अब अब यही वाला सेम कॉन्सेप्ट, बेस को हम डाल रहे हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। अगर पहले से ही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसमें अगर हम बेस डालेंगे तो क्या, ठीक है। फिनोप्थिलीन में इंटरेस्टिंग है, फिनोप्थिलीन में अगर हम बेस को डालते हैं, एसिड में तो कोई चेंज दिखाया नहीं था, पर अगर हम बेस डालते हैं फिनोप्थिलीन में तो वो बन जाएगा। अब अगर हम डालते हैं मिथाइल ऑरेंज में बेस, तो मिथाइल ऑरेंज में बेस डालने पे हो जाएगा येलो कलर। ठीक है, तो ये दो आपको याद करनी पड़ेंगे, इसका तो कोई ट्रिक नहीं है। पर इसका इसका मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, और मेनली आपका यही लिटमस टेस्ट पूछा जाएगा। कभी कभार अगर ये पूछा गया है 8 से 10 बार तो ये 1-2 बार पूछ सकते हैं, तब भी आपको याद करना ही है। तो ये आप मेमोराइज करो, याद करो, जो मैंने ट्रिक बताया वो अप्लाई करो, कैसे भी करो, लेकिन ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हमने ये टेस्ट देख लिया, तो ये जो हमने डिस्कशन किया वो भी यहीं पे आएगा। जब हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस के बीच के डिफरेंसेस की, तो इस डिफरेंसेस में हम ये टेबल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस का टेबल भी यहीं पे आ जाएगा, और इस तरीके से एसिड और बेस के बीच की डिफरेंस की बात खत्म हो गई। तो आपका एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया कि एसिड क्या क्या कर सकते हैं, हमने देखा था। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, 100 टेस्ट में होते हैं। और उसके बाद हमने इंडिकेटर देखा कि एसिड को किस में डालेंगे तो कैसा इंडिकेटर होगा। बेस में भी हमने साइड बाय साइड सारे पॉइंट देख लिए। तो एसिड बेस का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपका खत्म हो गया। अब हम आते हैं रिएक्शन पे। ठीक है, हमें बहुत तरीके के रिएक्शन देखने हैं, वन बाय वन हम एसिड और बेस को
अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे कि कैसा रिएक्शन होगा। और जो रिएक्शन होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कि एक जनरल टर्म्स में हम बात करेंगे। पर्टिकुलर एसिड कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएगा वो आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके लिए जनरल टर्म में रिएक्शन की बात जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कौन सा एसिड, कौन सा मेटल, कौन सा सॉल्ट। इसको कहते हैं एक जनरल रिएक्शन। इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको एक एक रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि अच्छा ये एसिड है और ये मेटल है, तो ये तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से जनरल रिएक्शन को आप समझो, तो आपको जो रट्टाफिकेशन वाला काम है, एक एक पर्टिकुलर रिएक्शन को रटना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो आपका वो काम एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप इसको यहीं पे समझ लोगे तो अब हम देखते हैं सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन हमें किसके साथ देखना था। सबसे पहले हमें देखना है एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। हम यहाँ पे लिख देते हैं विथ मेटल, ठीक है। एक्चुअली में तो ये सेकंड डिस्कशन है, मतलब पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था, ये पॉइंट 2 है, पर अगर हम टेस्ट की बात करें जो हम अब करने वाले हैं तो फर्स्ट टेस्ट होगा ये, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब हम हर जगह ये दो तरीके से चलते हैं, एसिड और बेस, ठीक है। अगर हम एसिड या बेस दोनों में से किसी को भी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो जो आपका रिएक्शन है वो ओवरऑल आपका सेम बनता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर एसिड या बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराता है तो जो आपका रिएक्शन है वो ओवरऑल सेम बनता है। कैसे सेम बनता है? एसिड या बेस आपने कुछ भी डाला प्लस मेटल रिएक्ट कराया, एसिड या बेस आपने कोई भी लिया दोनों में से, प्लस आपने मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो अल्टीमेटली बनेगा क्या? एक सॉल्ट बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगी। इवॉल्व होने का यह सिंबल होता है एरो ऊपर, मतलब कि गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। प्रेसिपिटेट का सिंबल डाउन होता है, ऐसे लिखते हैं PPT, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, चलो एसिड हमने अभी जान लिया क्या होता है, बेस जान लिया हमने क्या होता है, मेटल आपको पता ही होगा एक क्लासिफिकेशन है, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है, गैस है, कैसा है, तो उसका क्लासिफिकेशन है। अब ये सॉल्ट क्या चीज़ है? सॉल्ट ये कौन सा सॉल्ट है, क्या चीज़ है, ठीक है। ये सॉल्ट का टेबल सॉल्ट है, खाने वाला सॉल्ट है, किस तरह का सॉल्ट है? तो सॉल्ट के बारे में अभी हम हल्का सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से सॉल्ट पे आपका काफ़ी इलेबोरेट है डिस्कशन, आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दिया है, तो वो हम आगे के वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं बस आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि सॉल्ट एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि आगे बहुत बार आने वाला है सॉल्ट। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो जो अगर हम किसी मीडियम में डालें, एक्वस मीडियम में, तो वो दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट डिसोसिएट इनटू टू पार्ट, ठीक है। किस तरह के, कौन कौन से दो पार्ट्स में वो डिसोसिएट हो सकते हैं? तो वो दो पार्ट होंगे आपके, जिन दो पार्ट में डिसोसिएट हो सकते हैं, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्ट्स को, हम कर सकते हैं किसी भी एक्वस मीडियम में डाल के। तो क्या होता है, दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? कैटायन और एनायन। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बिल्ली बना दूँ, मुझे आता नहीं है, ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो कैट, ठीक है, CAT कैट। अगर आप ऐसे सोच लो कि बिल्ली को आप रखोगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी होगी। सपोज बिल्ली को रखने से जो पेट एज अ पेट रखते हैं वो इंसान पॉजिटिव रहते हैं, तो कैट अगर आपने रखा तो पॉजिटिव, ठीक है। कैट से कैटायन सुना, कैटायन से कैट आएगा दिमाग में, और कैट से पॉजिटिविटी को लिंक करना है आपको। और अगर कैटायंस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली एनायंस जो बचे नेगेटिव ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कैटायंस और एनायन में, क्योंकि आगे चल के दो टर्म और आपको देखने को मिलेंगे। वो दो टर्म्स होते हैं कैथोड और एनोड। तो कैथोड और एनोड और कैटायन और एनायन में आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन आपका ना हो, इसलिए आपको ये कैटायन में
बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कैटायन पॉजिटिव होता है और एनायन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था सॉल्ट दो पार्ट से बना होता है, कैटायन और एनायन। कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमने टेबल सॉल्ट ले लिया, कॉमन सॉल्ट सबसे, NaCl, ठीक है। तो NaCl को अगर हम वाटर में डालेंगे H2O, तो बन जाएगा आपका NaOH, NaOH, NaOH प्लस HCl, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखें तो इस रिएक्शन में एक्चुअली हुआ क्या होगा, जब ये NaCl जब एक्वस मीडियम में गया होगा, एक्वस मीडियम में गया होगा, तो ये दो पार्ट्स में टूट गया होगा। एक होगा Na+ और दूसरा होगा Cl-। तो आप बताओ मुझे कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है? अगर आप कह रहे हो कि Na+ कैटायन है, Cl- एनायन है, तो आप सही कह रहे हो, ठीक है। तो हमने NaCl डाला वाटर में, अब ये दो पार्ट्स में टूट चुका है, Na+ जो कि कैटायन कहलाएगा, Cl- जो कि एनायन कहलाएगा। अब वाटर के अंदर H2O मॉलिक्यूल है, तो वाटर भी दो पार्ट्स में टूट सकता है, इस तरीके से OH- और H+, ठीक है। अब आपको पता है ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, तो होगा क्या, ये Cl- तो चला जाएगा इस H+ के साथ, Na ये OH- आ जाएगा इस Na के साथ, तो अल्टीमेटली आपको क्या प्रोडक्ट मिले, NaOH और HCl। तो इस तरीके से एक बेसिक डिस्कशन था सॉल्ट के बारे में, ताकि आपको आइडिया मिल जाए दो पार्ट से बना होता है, कैटायन जो कि पॉजिटिव होगा, एनायन जो कि नेगेटिव होगा। और जब उसकी रिएक्शन की बात करेंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में हमेशा सोच के अगर आप क्लियर तरीके से रखोगे कि ये आपका कैटायन पार्ट है या एनायन पार्ट है, तो आपको सॉल्ट्स के रिएक्शन वो कैसे बना या फिर उसका मॉडिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। और जो सॉल्ट के बारे में डिटेल में बात है, उसकी पीएच के बारे में, किस तरीके का सॉल्ट हो सकता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियोस में। तो फिलहाल के सॉल्ट का डिस्कशन इतना काफ़ी है, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमें रिएक्शन करवाना है। हमने सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन करवा दिया है, जो कि था विथ मेटल्स के साथ। अब हम सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं कौन सा है। सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ ये है अपना सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इस सबसे पहले आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा कि कार्बोनेट किसको कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको कहते हैं। कार्बोनेट होता है ये ग्रुप CO3 और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 एक नेगेटिव चार्ज। एक नेगेटिव चार्ज क्यों, दो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, पर इसमें हमने एक H+ जोड़ दिया है, तो इस एक प्लस से ये एक माइनस कम हो जाएगा, तो इसलिए HCO3 माइनस, एक ही माइनस रहेगा। तो अब हमें इसका रिएक्शन देखना है मेटल के साथ, और सॉरी, हमें इसका रिएक्शन देखना है अब एसिड के साथ और बेस के साथ। तो फिर से हम उसी तरीके से चलते हैं, हम लिख लेते हैं एसिड और हम लिख लेते हैं बेस। तो दोबारा हम देख लेते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करवा के और बेस के साथ रिएक्ट करवा के। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर वो मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट के साथ हम रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो पहले इनका नेचर पता करो कि कैसा नेचर होगा, तभी आपको रिएक्शन पता चलेगा कैसा रिएक्शन जाएगा। तो मेटल कार्बोनेट, मेटल के जो भी ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, मेटल के ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड, ये सारे होते हैं बेसिक, ठीक है। मेटल के जो भी ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड होंगे, वो होंगे बेसिक नेचर के जनरली। सारे मेटल के नहीं होंगे, एम्फोटेरिक मेटल्स भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, इधर एसिड और सॉरी, इधर एसिडिक
और बेसिक प्रॉपर्टी शोन, मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड है जिनको हम किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में नहीं डाल सकते कि वो एसिड है या बेस है। वो या तो एसिड की तरह रिएक्ट कर सकते हैं या बेस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन आप किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो। और सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको याद करना है एम्फोटेरिक के लिए, तो एल्यूमिनियम और उसके कंपाउंड ऑक्साइड्स वगैरह, तो ये होता है एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो हम बात कर रहे थे बेसिक में। बेसिक में मैंने आपको बता दिया कि बेस अगर मेटल के साथ है और उसके ये सब चीज़ है, तो बेसिक नेचर होगा उस कंपाउंड का। तो यहाँ पे हम रिएक्ट किसके साथ करा रहे थे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे थे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वो पहले से बेसिक नेचर का है। अब आपने खुद बोला कि अगर वो बेसिक नेचर का है, तो बेस के साथ एक और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं, नो रिएक्शन। बेस के साथ अगर बेस को रिएक्ट करेंगे तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। अब हम देख लेते हैं, अब अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं मेटल कार्बोनेट कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जनरल रिएक्शन आपका ये होगा कि सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, जनरल रिएक्शन क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और CO2 बनेगा और एक और चीज़ है वो है वाटर। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं मैकेनिज्म कैसे बना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन यहाँ से अगर मैं उठाता हूँ, ठीक है, तो मैंने उठा लिया ये वाला रिएक्शन अगर मैं उठाता हूँ, Na2CO3 कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट है। कौन सा मेटल है यहाँ पे, सोडियम मेटल है। ये है रिएक्शन आपका 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरीके से प्रोग्रेस हुआ होगा। अगर आपको कोई भी रिएक्शन कभी भी दिखता है तो एक बार उसको दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो कि उसका मैकेनिज्म कैसा होगा। कोई जो ही नहीं है कि आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म जानना हो या फिर पता चल जाए, लेकिन एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि ये ऐसे टूटा होगा, ये इसके साथ मिक्स हुआ होगा, तब जाके ये प्रोडक्ट बना होगा। नहीं तो ऐसे रटने पे अगर आप आए तो स्टार्टिंग के 10 15 20 रिएक्शन रट लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा रट नहीं पाओगे। तो इसलिए हमेशा रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मेटल कार्बोनेट है, मेटल और कार्बोनेट, तो दो अलग अलग पार्ट्स में इसको तोड़ सकते हैं, मेटल में तोड़ सकते हैं और कार्बोनेट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास HCl है। HCl कौन से दो पार्ट से बना होगा, एक H प्लस से और एक Cl माइनस से। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे अगर आपके पास ये कैटायन है और ये एनायन है, तो आप कैटायन एनायन को मिक्स कर दोगे, आपके पास सॉल्ट बन जाएगा। कौन सा सॉल्ट, NaCl, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है NaCl। ठीक है, आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है कार्बोनेट, कार्बोनेट और H प्लस। कार्बोनेट भी उतना स्टेबल ग्रुप नहीं है कि वो एस कार्बोनेट रह जाएगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा क्या कि कार्बोनेट जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि CO2 इज मच स्टेबल। तो CO2 में अगर वो कन्वर्ट हो जाता है तो कार्बोनेट स्टेबल हो जाता है, और CO2 में वो कन्वर्ट हुआ तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। और अपने पास हाइड्रोजन फ्री आयन हाइड्रोजन के तो पहले से ही थे, तो H प्लस। और आप प्लीज ये मत कहना कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन निकला था तो H2O कैसे बना। आपको ये समझना होगा कि जब रिएक्शन होता है एक एटम, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि बस एक ही एटम रिएक्ट किया हो। जब मॉलिक्यूल्स होता है उसमें बहुत ही मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको एक कंपाउंड एज अ कंपाउंड काउंट करते हैं और इस तरीके से हम स्टोइचियोमेट्री से बैलेंस करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक H प्लस था, HCl टूटा था तो एक ही H प्लस बनेगा, तो आप H2O बना नहीं सकते। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर हो। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो आपके पास H2O बन जाएगा, O2 माइनस, और यहाँ पे आपको चाहिए 2H प्लस। ठीक है, H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। बेस का तो कोई रिएक्शन था नहीं, एसिड के साथ हमने देख लिया कैसे रिएक्शन होगा। तो हमने दो तरीके के रिएक्शन देख लिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
जिससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। आगे आप जाओगे 11th में पढ़ोगे, दोबारा क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ये जो आपको रिएक्शन लिखे हुए दिख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को तो बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि हो क्या रहा है इस रिएक्शन में। सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है अपने पास, वो है ये CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिविंग CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ टर्म्स। क्या टर्म लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है लाइम वाटर। तो यहाँ पे अपने पास कुछ टर्म्स है जो आपको देखने को मिलेंगे, अभी नहीं देखने को मिले तो शायद आगे चल के देखने को मिलेंगे। तो यहीं पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है और कंफ्यूजन होना जायज़ भी है, क्योंकि इतने सारे टर्म्स है अपने पास। सबसे पहले आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है लाइम वाटर। अब हम देखते हैं और कौन कौन से टर्म है। और जो टर्म है वो है क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम हम किसको कहेंगे? कैल्शियम के ऑक्साइड को कहेंगे क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम के ऑक्साइड को कहेंगे क्विक लाइम। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टर्म स्लेकेड लाइम। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम हम किसको कहते हैं? स्लेक्ड लाइम हम कहते हैं जब कैल्शियम ने अपना हाइड्रोक्साइड बना दिया है, पर वो सस्पेंशन के फॉर्म में है। सस्पेंशन के फॉर्म में है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम तब कह देंगे। इसके बाद आता है मिल्क ऑफ लाइम। सॉरी, जो स्लेक्ड लाइम होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, अमॉर्फस सॉलिड, मतलब वो पाउडरी सा फॉर्म में होगा। ठीक है, और जो मिल्क ऑफ लाइम है वो आपका सस्पेंशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन। ठीक है, और आपको जो ये लाइम वाटर दिख रहा है, लाइम वाटर, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि अब अगर सस्पेंशन है, सस्पेंशन मतलब क्या है? आपके पास एक सोल्यूशन है और उसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो रहे, वो एज ए इंडिविजुअल पार्टिकल्स ही है। सपोज आपने पानी लिया और उसमें नमक डाल दिया और घोल दिया, तब तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। बट सपोज आपने पानी लिया और उसमें चॉक पाउडर डाला, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो सस्पेंडेड रहेगा वाटर में। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दोगे, जो आपके हैवी पार्टिकल्स हैं, मतलब जो चॉक पाउडर डाला था, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। पर वाटर में भी कुछ चॉक पाउडर तो चला ही गया होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर आपने सस्पेंशन को सेटल होने के लिए छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए सेटल होने के लिए छोड़ दिया, तो आपका मिल्क ऑफ लाइम बन जाएगा। पर केमिकली आपका मिल्क ऑफ लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही सोल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर। आपने अगर मिल्क ऑफ लाइम को सेटल होने के लिए छोड़ दिया तो आपका लाइम वाटर बन जाता है। ठीक है, और स्लेक्ड लाइम क्या था? एमोर्फस सॉलिड था, मतलब पाउडरी सा सब्सटेंस था। क्विक लाइम क्या था? क्विक लाइम था कैल्शियम ऑक्साइड। तो वर्ड पे जाते हैं, क्विक लाइम। क्विक मतलब जल्दी। ठीक है, क्विक लाइम। तो सबसे पहले कैल्शियम तो एज अ एटम ही है, कैल्शियम का कुछ करना नहीं है। हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि कैल्शियम का ऑक्साइड बना लेते हैं और फिर उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो क्विक लाइम है, तो क्विक कैसे हुआ होगा? पहले कैल्शियम का ऑक्साइड बना होगा, तो क्विक लाइम इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड मतलब आपको लग रहा है कि कुछ पाउडरी सा है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम। अब उसके बाद मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क जो है वो कोलॉइड होता है और कोलॉइड में पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि मिल्क जो होता है वो कोलॉइड होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड होता है, तो मिल्क ऑफ लाइम। और लाइम वाटर मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि वाटर जैसा हो चुका है, मतलब कि वाटर आपका मेजर कंपोनेंट है, और जो आपका जो इसके वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो आया था कंपोनेंट, वो बहुत कम हो गया, क्योंकि मेन जो आपका सस्पेंशन था वो सेटल हो चुका है डाउन। तो इस तरीके से ये आपको टर्म्स क्लियर होने चाहिए। वापस रिएक्शन पे आ जाते हैं। मैं कह रहा था ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस रिएक्शन में विजुअल चेंज होता है। इस तरीके के रिएक्शन केमिस्ट्री में जो आपको देख के पता चल जाएंगे कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, वो आपको देख के पता चल जाता है कि अच्छा कुछ नीचे सेटल हुआ है। और इस तरीके के रिएक्शन या फिर कलर चेंज वाले रिएक्शन, तो इस तरीके के रिएक्शन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि उसमें विजुअल चेंज हो रहा है, आप देख के बता सकते हो। तो इसमें विजुअल चेंज क्या होता है कि लाइम वाटर हम लेते हैं एक बीकर में, और उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, तो वो जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की टर्न होने लगता है, मतलब कि वो वाइट वाइट सा टर्न होने लगता है।
और वो क्यों टर्न होता है, क्योंकि जो हमने CO2 पास कराया है वो एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट बनाने लगता है, जो कि वाइट होता है। और लाइम वाटर आपका एक तरीके से ट्रांसपेरेंट था, उसमें आपने CO2 पास कराया तो वो वाइट बन गया। और कैल्शियम कार्बोनेट जो ये Ca2 है, CaCO3 सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग में भी। व्हाइट वॉशिंग में होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगा के छोड़ देते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वॉल के साथ तो वो व्हाइट सब्सटेंस बनेगा और व्हाइट वॉशिंग होती है उससे। तो इस तरीके से ही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो CaCO3 था, CaCO3 तो आपके पास पहले से ही बन गया। अब इसमें अगर आप एक्सेसिव CO2 पास कराओगे, एक्सेसिव CO2 अगर आप पास कराते हो, वाटर मीडियम तो था ही, और प्लस आपने बहुत सारा CO2 पास करा दिया, तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या खास बात है कि ये जो आपका व्हाइट सब्सटेंस बनाता है ये तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, सॉल्व नहीं होगा, तो इनसॉल्युबल होता है, डिसॉल्व होगा नहीं वो, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कुछ प्रेसिपिटेट बना हुआ है। पर जो CaHCO3 है, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो आपका वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। और जो आपका मीडियम था उसमें वाटर पहले से ही था, और मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, तो जो वाटर मीडियम था उसमें वो सॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाएगा। और जब डिसॉल्व हो गया तो जो आपका यहाँ से व्हाइट पीपीटी का अपीयरेंस आया था टेस्ट ट्यूब में, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया था, वो वापस से हट जाएगा, तो वापस से कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस तरीके से। आपको दोबारा से जो रिएक्शन है, रिएक्शन सेटअप, वो आपका दोबारा से कलरलेस बन जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल लिख के मैं दे सकता हूँ, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है आपका। तो दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको बस वर्ड पकड़ना होगा कि एक्सेस CO2 पास कराया है, जैसे कि इस केस में कराते ही चले गए हैं, या फिर लिमिटेड CO2 पास कराया जैसे कि इस वाले केस में। तो उस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट था वो चेंज हो जाएगा, एक्सेस CO2 पास कराया या लिमिटेड। अगर एक्सेस नहीं कराया, लिमिटेड कराया है, तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनती है, इनसॉल्युबल फॉर्म होता है। अगर आपने एक्सेस करा दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले से ही बन गया था, पर अभी आप कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो ऑब्वियसली डिसॉल्व हो जाएगा और कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस, या फिर वाइस वर्सा, बेस विथ एसिड। तो अगर एसिड विथ बेस रिएक्ट कराते हो, आपने एक एसिड लिया और उसको आपने बेस के साथ रिएक्ट कराया, तो आपका बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो हम सिंपल एग्जांपल अगर ले लेते हैं, सपोज एसिड के लिए आपने ले लिया HCl और बेस के लिए आपने ले लिया NaOH, तो आपका जो रिएक्शन में कंपाउंड बनेगा सॉल्ट, वो आपका बन जाएगा NaCl, और जो H2O बनना है वो तो H2O ही बनेगा। तो इस तरीके से ये एक जनरल रिएक्शन है, और ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन जो है वो हमेशा सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट किस तरह सॉल्ट होगा इसके बारे में हम डिटेल में सॉल्ट के अंदर पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एसिड या कौन सा बेस लिया है, उसका कंसंट्रेशन क्या था, क्या वो बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या वो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उस हिसाब से सॉल्ट कैसा बना वो डिपेंड करेगा। पर मेन बात ये है कि इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है सब्सटेंस, आपने एसिड लिया और उसको बेस के साथ मिक्स किया, तो अब जो आपका सॉल्ट बना है वो, अगर या तो वो बिल्कुल परफेक्ट वो न्यूट्रल बन सकता है, या तो स्लाइटली एसिडिक होगा या स्लाइटली बेसिक होगा, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन हुआ है यहाँ पे, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा एसिड को, जहाँ पे हम बेस के साथ रिएक्ट करा रहे होंगे। अब लास्ट जो रिएक्शन है ये है आपका नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। नॉन मेटल ऑक्साइड को हम रिएक्ट करा देते हैं अगर बेस के साथ। अब आप पूछोगे कि एसिड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करा रहे, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे, कि जो बेस के ये कंपाउंड्स होते हैं वो आपका
सॉरी जो मेटल के आपके ये कंपाउंड होते हैं वो होता है बेसिक नेचर का। तो इसी तरीके से अगर आप इसका उल्टा कर दो, जहाँ मैंने मेटल लिखा है उसकी जगह मैं नॉन मेटल लिखूँ और यही सारे कंपाउंड्स बनाऊँ, तो ये कंपाउंड की कैटेगरी हो जाएगी एसिडिक। तो ये एक बहुत ही जनरल आइडिया जो कि आपको बहुत जगह काम आएगा। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। ये पहचान लिया तो उसके बाद आप बता सकते हो कि वो एसिडिक है कि नॉन एसिडिक है। आई मीन वो बेसिक है, ठीक है? तो नॉन मेटल ऑक्साइड, अभी मैंने कहा कि नॉन मेटल के जो भी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और इस तरह के जो कंपाउंड बनेंगे नॉन मेटल के, वो एसिडिक होगा। तो अगेन एसिडिक अगर पहले से आपके पास कंपाउंड है तो क्या एसिड आप डालोगे तो कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी। रिएक्शन हमेशा कब होगी? जब पोलैरिटी का डिफरेंस होगा। एक बेसिक चीज़ है, एक एसिडिक चीज़ है, तब आप डालोगे तब तो रिएक्शन होगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें एसिड के साथ लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए कि नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस, और इन्होंने पहले का कोई आइडिया तो दिया नहीं है कि बस विथ बेस क्यों है, तो आपको रीज़न पता चलेगा विथ बेस क्यों है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो आपके ऑलरेडी एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है? तो नॉन मेटल ऑक्साइड का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें, तो नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करा दें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो अभी हमने जस्ट देखा था। हमें चाहिए था नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है? हमें चाहिए था नॉन मेटल ऑक्साइड और उसको हमें बेस के साथ रिएक्ट कराना था। तो आपका जो CO2 है, कार्बन जो कंपाउंड आपका, क्या वो मेटल है? नहीं, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड के लिए हम CO2 ले सकते हैं फॉर एग्जांपल, और हमें बेस लेना है। तो किसी मेटल का अगर हम हाइड्रोक्साइड उठा लें, सपोज हमने NaOH का हाइड्रोक्साइड उठा लिया, तो रिएक्शन में क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अगर नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस को हम लेते हैं तो अगेन आपका सॉल्ट बनेगा, क्योंकि ये सॉल्ट है, और प्लस बन जाएगा वाटर, ठीक है? तो ये हो गया जनरल रिएक्शन, ये हो गया एग्जांपल। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ रिएक्शन कवर कर लिया, मतलब कि हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब इसके बाद का जो कंटेंट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका सॉल्ट के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि चैप्टर में मेन यहाँ से सॉल्ट से ही आपको जनरली पूछेंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पीएच का वो इंडिकेटर का जो टेस्ट बताया था स्टार्टिंग में, वो पूछ सकते हैं। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मैंने आपको बताया कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट बनता है वाइट कलर का, दोबारा एक्सेस पास कराओगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल होता है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे ही देख लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा कंटेंट कवर कराने वाले हैं 10th का सिलेबस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।